पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो। राज्यातल्या मोठ्या नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आज हम आप एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलाने लाए हैं जो मुंबई शहर के सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। हमारे साथ है डॉक्टर सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सलमान जी। सत्यपाल सिंह जी से हम चर्चा उस विषय पर मुंबई शहर की अमन और शांति की, भाईचारगी की और पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हमसे शेयर करना चाहें, आपसे शेयर करना चाहें। सत्यपाल सिंह जी, पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसे लेकर मुंबई शहर तनाव में, लोगों की उम्मीदें पुलिस के प्रति, खासकर आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति, आप लेखक भी हैं, आप पत्रकारों के साथ आपके ताल्लुकात भी उसी तरह के हैं, आम जनता से भी आपका बड़ा ही करीबी रिश्ता रहा है, तो किस तरह से आपने लिया है इस चुनौती को? सलमान, ये बात सही है कि मुंबई शहर एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है और यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना होती रहती है कि जिसको हम फायर फाइटिंग बोलते हैं, ऐसा हम फायर फाइटिंग हम करते रहते हैं। लेकिन लोगों के सहयोग से, सभी समाज के लोगों से अपने को बड़ा अच्छा जो है अपने को सहयोग मिला है, बड़ा कोऑपरेशन मिला है और बहुत से हमने नए नए इनिशिएटिव लिए हैं। मुंबई पुलिस के अंदर हमारे अधिकारी कर्मचारी जिस ताकत से काम करना चाहिए उस दिशा में वो अग्रसर हैं और लोगों की मदद से हमको लगता है कि मुंबई शहर अभी ठीक चल रहा है। जिस तरह घटना हैदराबाद में हुई, उससे पहले दिल्ली में हुई थी, उन घटनाओं को लेकर मुंबई और मुंबई के आपके सहकर्मी कितने सतर्क हैं और हम किस तरह से उन्हें आश्वासित कर सकते हैं कि भाई आप सुरक्षित हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके जरिए सभी जो हमारे श्रोतागण हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि न केवल अभी जो पहले हमारे यहाँ नवंबर के अंदर अब जो अपना कसाब को फांसी लगी, उसके बाद जो अफजल गुरु को जो है दिल्ली में फांसी लगाई गई, उससे शुरुआत होकर के हम लोगों को इस प्रकार का एक अंदाजा है, इस प्रकार के अलर्ट मिलते जा रहे हैं और ये कहना चाहिए कि मुंबई शहर तो हमेशा से ही आतंकवादियों के रडार पर है, उनके टारगेट पर है। तो हम लोग इस बात से सतर्क हैं। हम लोगों ने कई बड़े अच्छे इसमें जो उपाय योजना जिसको हम कहते हैं हमने लिए हैं और हमने अपने पुलिस स्टेशन के लेवल पर अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश की है। हैदराबाद में जो हुआ, जो घटना घटी है, बड़ी 2 ब्लास्ट वहां पर हुए हैं, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोग पहले से इस बात से सतर्क हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का, जनता का सहयोग अपने को नहीं मिलता कि आज सुरक्षित रहना सबके हित में है। सबसे बड़ी आज अगर प्रायोरिटी किसी भी आदमी की है, आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्राणी की है, अगर सुरक्षित रहना चाहता है तो सुरक्षित रहने के लिए जैसे कोई भी आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी विद्वान हो, उसको दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर जो उसको स्वस्थ नहीं रख सकता जब तक उसको वो खुद कुछ नियमों का पालन नहीं करता। इसी आधार पर मैं जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि उन लोगों को भी जहां भी वो रहें, जहां भी वो जाएं, काम करने जाएं, कोई फिल्म देखने जाएं, मार्केटिंग शॉपिंग करने जाएं, और अपने एक आंख और कान खोल करके रखें, हमेशा सतर्क रहें, हमेशा दक्ष रहें। उनको कोई भी संशयित व्यक्ति नजर आए, कोई वाहन नजर आए, कोई वस्तु नजर आए, उसके बारे में तुरंत अगर पुलिस को खबर करेंगे, निश्चित रूप से वे भी सुरक्षित रहेंगे और मुंबई शहर भी सुरक्षित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक था पुलिस की तरफ से एक बड़ा बेहतर काम होता था जनता के साथ संवाद स्थापित करना, लोकल पुलिस स्टेशन पर स्तर पर
मोहल्ला कमेटियां होना, उनके साथ में दिन ब दिन जनसंपर्क अधिकारी आपके संपर्क में रहा करते थे, वो थोड़ा सा मामला न जाने क्यों किसी कारणों से थोड़ा सा छूटा हुआ है, जबकि आप इस मामले में काफी आगे खुद रहे हैं। तो इस मामले में नहीं, मैं सलमान जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं आया हूँ मोहल्ला कमेटी को हमने दोबारा रीएक्टिवेट किया है और उनकी जो मीटिंग है उसको जो है कंपलसरी किया है कि हर एक लेवल पर, पुलिस स्टेशन के लेवल पर कब कब होगी, डीसीपी के लेवल पर कब होगी। न केवल मोहल्ला कमेटी, महिला दक्षता कमेटी का हम लोगों ने किया है कि हर हफ्ते के अंदर महिला दक्षता कमेटी की मीटिंग पुलिस स्टेशन के लेवल पर होगी, हर महीने डीसीपी के लेवल पर होगी। आप लोगों को शायद मालूम ही चला होगा, 5 बड़े बड़े महिलाओं के मेला में हमने मुंबई शहर के अंदर लिए, जहाँ हजारों महिलाओं ने भाग लिया है। और अभी 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम गेट वे ऑफ इंडिया पे काफी अच्छा एक सुंदर कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा लोगों में एक जागृति पैदा करने के लिए, जन जागरण पैदा करने के लिए, सुरक्षा के हिसाब से क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ आपस में भाईचारा बढ़ाया जाए, ये जाति और धर्म की दीवारें गिराई जाएं, कम की जाएं, इसके लिए हम लोगों ने मिशन मृत्युंजय का जो एक उपक्रम चालू किया है। और अंदाजन 350 कॉलेज में और हाई स्कूल्स में हमारे मृत्युंजय क्लब तैयार हो चुके हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके माइंड में ये बातें भरी जाए कि सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो मजहब है वो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारी सुरक्षा सबसे अहमियत की बात है। और ये जाति और धर्म, इन बातों से ऊपर उठ कर, जाति धर्म भाषा के ऊपर से उठ करके हम सब लोग मिलकर के अगर सतर्क रहेंगे, पुलिस को सहयोग करेंगे, तो उसमें न केवल हम खुद सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित होगा, तो हमारा मुंबई शहर भी सुरक्षित होगा। आपने सुना कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि होनी चाहिए हर नागरिक के लिए, पहले ही आपके लिए। और मुंबई पुलिस के कमिश्नर का ये सीधे मानना है कि इसके लिए आपका भी सहयोग जरूरी है और आपकी तरफ से भी सहयोग मिलना जरूरी है। खासकर अभी अपने महिलाओं के सुरक्षा की भी बात कही, मुंबई शहर की महिलाओं को लेकर कुछ वारदात होती है, पहले भी वारदातें होती थी, लेकिन उस तरह से दिल्ली की घटना के बाद में ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगी हैं। तो महिलाओं के लिए भी कुछ जिस तरह का आपने कार्यक्रम बताए हैं, उन्हें लेकर और भी कुछ किया जा सकता हो, महिलाओं को लेकर कितने। सलमान जी, मैं आपके माध्यम से द्वारा आपके सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की घटना होने के बाद हम लोगों ने बहुत ही विशेष, जिसको हम उपाय कह सकते हैं, हमने मुंबई शहर के अंदर लिए हैं। हमने प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर महिला अधिकारी और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की है। उनके जो टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर जो हैं, न केवल पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी हमारी बीट चौकी है सब पर पब्लिकली लिखा है, ताकि कोई भी आदमी उनको जो अप्रोच कर सकता है। हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एंटी ईव जो छेड़छाड़ विरोध पथक तैयार किया हुआ है। उसके अलावा छोटी से छोटी घटना भी अगर महिलाओं के प्रति अगर कोई होती है जी, चाहे उनका छेड़छाड़ की घटना हो, ईव टीजिंग जिसको हम कहते हैं, वो हर एक छोटी से छोटी घटना भी डीसीपी के लेवल पर जो है उसका मॉनिटरिंग होगा, उसका तपास जिसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, तफ्तीश बोलते हैं, वो टाइम बाउंड होगा। ऐसा नहीं कि केस रजिस्टर होगा उसके बाद वो पड़ा रहा, महीनों पड़ा रहा, उसका नहीं होगा। ठीक इसी तरह से 103 जो है हमारी हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 24 घंटे हमारी चलती है। इसके अलावा हम लोगों ने ये किया है कि जितने भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, महिला दक्षता कमेटी का पुनर्गठन हम लोगों ने किया है और उसकी हर हफ्ते पुलिस स्टेशन के स्तर पर हम लोगों ने किया है। उसके अलावा पिछले लगभग 3 वर्षों में अंदर जितने भी घटना ऐसी घटी है जहां महिलाएं हमारी विक्टिम है, उनको किसी ने छेड़ा है, कि उनके प्रति कोई अत्याचार हुआ है, अपराध हुआ है, उन लोगों से बात करने के पिछले 3 साल में एक बार घटना घटने के बाद क्या उनके प्रति दोबारा ऐसी को पुनरावृत्ति हुई है, क्या दोबारा उनको ऐसा कुछ किया है, इस बात का हमारा सर्वे चालू है। फॉलोअप भी रखते हैं, उसको फॉलोअप रख रहे हैं। और इस बात में हम लोगों ने न केवल हमारे महिला अधिकारी और महिला कर्मचारी को छोड़ के जो हमारी महिला दक्षता कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आदमी ने फोन करके, अगर महिला फोन करेगी उनको तो उनको हिम्मत बढ़ती है। उसके अलावा हम लोगों ने, आपने उसमें पढ़ा, मीडिया में पढ़ा भी होगा कि हम लोगों ने एक आइस नाम की एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एक एप्लीकेशन डेवलप किया है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी मुंबई पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर वो अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, कोई भी अपने मोबाइल फोन पर उसको डाउनलोड कर सकता है। उसमें जितना भी महिला हो या दूसरा भी कोई, लेकिन विशेषकर महिलाओं को ध्यान में रखते हमने इसको डेवलप किया था कि आप उसमें 5 नंबर भरो, 10 नंबर फीड करो। ये फीड करने के बाद अगर कोई आप किसी मुसीबत में, किसी संकट में, परेशानी में है, तो एक बटन आप दबाइए। सिर्फ बटन दबाते 3 चीज उसमें साथ साथ होती है। नंबर 1, उसमें एक एसएमएस जाता है। ये एसएमएस जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं संकट में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं मुसीबत में हूं। नंबर 2, उसमें जो आप किस जगह आपकी लोकेशन क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपका जीपीएस कोऑर्डिनेट उसमें दिया हुआ है, तो उससे आपकी जगह जाएगी। नंबर 3,
आपका फोन चाहे मोबाइल उसमें वाइब्रेशन मोड पे हो या साइलेंट मोड पे हो, आधा मिनट का जोर से अलार्म बजेगा, जैसे साइलेंट बजता है, तो आसपास के लोगों को मालूम चल सकता है। तो ऐसे जो 3 चीज साइमल्टेनियसली एक बटन दबाते होगी, वो हम लोगों ने शुरुआत किया है। और आपको ये जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि लगभग उसकी घटना के बाद हमारी जन जागृति करने के बाद, महिला मेलावे लेने के बाद, सब जगह हम ये बोल रहे हैं, अगर आज आपने छेड़छाड़ करने वाला कि आप पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि हम ये मानते थे कि ज्यादा सारे के सारे 100% केस रिपोर्ट नहीं होते पुलिस के अंदर। लोग अपने परिवार की इज्जत के नाम से दूसरे आदमी बहुत बातें, आदमी महिला सोचती है चलो बात खत्म हो गई, आज किसी ने कर दिया। हमने कहा कि अगर छेड़छाड़ करने वालों का आज का जो मोलेस्टर है, अगर हमने उसको उसकी कोई शिकायत नहीं की, उसको कंप्लेंट नहीं किया, कल को यही आदमी बलात्कारी बन सकता है। आज का मोलेस्टर कल का रेपिस्ट बन सकता है। इसलिए जीरो टॉलरेंस महिलाओं को, कोई भी छेड़छाड़ करता है, कोई फफ्तिया कसता है, उसकी इमीडिएट तुरंत जो है पुलिस में कार्रवाई की। और आपको जानकारी होगा कि पिछले दिसंबर से लेकर के जब से दिल्ली की घटना हुई है, हमारा जो रिपोर्टिंग केस है उसमें अंदाजन 2.5 से 3 गुने की वृद्धि हो गई है। तो महिलाओं में हिम्मत आई है कि भाई पुलिस हमारी मदद करती है, पुलिस उनके साथ है, तो धीरे धीरे लोग आमने सामने आ रहे हैं और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बेहतर काम हुआ है कि महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है, और वो जगाने में अगर मुंबई पुलिस कामयाब रही है तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को साधुवाद देना चाहिए। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ये है, एक माइनॉरिटीज के इश्यूज जब भी आते हैं और पिछड़े तबके के आते हैं, उस विषय को बड़ा सेंसिटिवली लिया जाता है, और मुंबई पुलिस उसे किस तरह से हैंडल कर रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया मोहल्ला कमेटियां हैं, धार्मिक सौहार्द बहुत जरूरी होता है। ऐसे में उस दिशा में क्या काम हो रहा है ताकि उनमें भी एक विश्वास जागे? इस बारे में हम लोगों ने, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उर्दू अखबार हैं उनके जो संपादक हैं उनको बुलाकर हमने एक मीटिंग किया कि वो लोगों की फीलिंग क्या है, लोगों की भावनाएं क्या हैं, और पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि अगर हमको ऐसे लगता है कुछ अपने जो है माइनॉरिटीज में ऐसी कोई भावना है कि पुलिस वाले ठीक से और जिस पक्षपात पने से हमसे जो है व्यवहार नहीं करते, तो उस पर हम कहाँ हमारी गलती है ताकि हम उसको सुधार सकें। नंबर 2, उनके कुछ कॉलेजों में, उनके जो हाई स्कूल्स हैं उनमें हमारे अफसर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करें, समाज के तबकों से हम बातचीत कर रहे हैं ताकि बीच का अगर कोई गैप है उस गैप को हम दूर कर सकें। और हम लोगों ने अपने लोगों को सबको ये बड़ी क्लियर आदेश दिया है, एकदम स्पष्ट आदेश है, जहां तक पुलिस वाले हैं, सिपाही से लेकर के पुलिस कमिश्नर, सबका एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, और अब मजहब जो है वर्दी का धर्म है। हम लोग जो हैं दूसरी किसी बातों का कंसिडर छोड़ करके एकदम जो कायदे के हिसाब से अपने कानून के हिसाब से ही सिर्फ काम करना है। हमारे लिए क्रिमिनल क्रिमिनल है, गुनहगार गुनहगार है, उसका न कोई धर्म है न उसकी कोई जात है। वर्दी एक धर्म है और उसे निभाएं आप, बाकी सब एक तरफ रख दें। इसी से जुड़े हुए और भी चीजें आती हैं, जब आप जैसे आप जब लिखते हैं, आप संवेदनशील हैं, ये धर्म से जोड़ा जाता है आतंकवाद, ये इसका हरा कलर, इसका भगवा कलर, ये क्या है? ये किस तरह की सोच है लोगों की? इसे अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एक संवेदनशील लेखक के रूप में, एक नागरिक के रूप में अगर आप जवाब दें तो क्या जनता भी बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है उसके लिए? हरा रंग है, भगवा रंग है, ये क्या है? देखिए, इस बात में मेरा बहुत ही एकदम स्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं, मेरा उसमें विचार है। और विचार ये है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो गुनहगारी हो, अपराध हो, उसको किसी भी जाति से, किसी भी जो है धर्म से, किसी भी भाषा से, और किसी भी, मैं तो कहता हूं किसी भी प्रांत से उसको या किसी भी देश से उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। सभी देशों के अंदर, सभी प्रांतों के अच्छे लोग रहते हैं, सभी कहीं खराब लोग भी रहते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी खराब विचार भी आते हैं, तो ये चलता है। लेकिन उसको किसी वर्ग विशेष से जोड़ देना, किसी जाति विशेष से जोड़ देना, ये हमारी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमजोरी है, एक गलती है जी। ये मानवीय उस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह का लेता है। बिल्कुल। तो इसमें जो भटका युवा है वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी तबके का हो सकता है। उसके लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम जैसे आपने कॉलेज वगैरह के बताए, उनके लिए और भी क्या ऐसा किया जाए? कुछ उनकी साइकोलॉजिकल सोच को बढ़ाने के लिए, उनके अध्यात्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि वो भटकता हुआ युवा मुख्य धारा में जुड़े? उसके लिए जैसे हमने बताया था कि हमने जो मिशन मृत्युंजय शुरू किया है, उसका मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि हमारे जो बच्चे आज जो है, चाहे आतंकवाद हो चाहे अपराध हो, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा, इसका जो जन्म है, उसका जो उद्भव है, इस मन के अंदर होता है। और मन के अंदर क्यों होता है कि जैसे
उदाहरण के तौर पर हम ऐसा शुरू कर सकते हैं कि जब हम लोगों में इतना जो है भेदभाव शुरू होता है कि आप अलग हो, मैं अलग हूं, तो मुझे आपसे खतरा है, दूसरे किसी से खतरा है, तो जब भेद होता है तो भेद से डर पैदा होता है। जब भेद से डर पैदा हो, जहां डर है किसी से, अगर वर्ग विशेष से अपने को डर महसूस होता है, जैसे सांप से डर पैदा होता है, जब डर पैदा होता है तो असहनशीलता पैदा होती है। असहनशीलता जहां होती है, इंटॉलरेंस जिसको हम बोलते हैं, तो फिर हिंसा को जन्म देती है। तो अपने बच्चों में जहां माइंड को इम्पैक्ट किया जाए, उनके बच्चों के मन को अच्छा बनाया जाए, उसकी जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो स्कूल और कॉलेज है। अपने स्कूल और कॉलेज में, अपने विद्यालय में बच्चों को ये बताया जाए कि भाई आदमी जो है जन्म से न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न दूसरा उसको कोई धर्म है, न उसको कोई जाति है। सारे इंसान दुनिया के एक ही उसके हैं। भगवान ने सबको एक से किया है, सबकी आवश्यकताएं एक हैं, तो सबकी जो है फीलिंग्स एक हैं, भावनाएं एक हैं। तो किसी भी इंसानों को जाति और धर्म के नाम पर बांट देना ये ठीक नहीं है। तो ये अगर हमें कॉलेज और स्कूल से अगर हम शुरू करेंगे और हम लोगों को बताएं कि अगर अपने को सुरक्षित रहना, सबको मिलकर के रहना है, ताकत जो है संगठन में है, ताकत संगठन में रहेगा। अगर हम आपस में धर्म और जाति के नाम से अगर बढ़ जाएंगे तो जो है हम कमजोर हो जाएंगे, देश कमजोर हो जाएगा। तो ये भावनाएं अगर शुरुआत से हम रखेंगे, और न क्योंकि आजकल इसको जब परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, मान लीजिए परिवार से नहीं होती, कम से कम ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मैं धर्म उसको कहता हूं जो कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है सबसे बड़ा। और उस कर्तव्य को लेकर हमारे स्कूल्स कॉलेज में अगर इस प्रकार की शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज में दी जाएगी, निश्चित रूप से आपस में भाईचारा बढ़ेगा और जाति धर्म और जाति के नाम पर जो बंटवारा है वो कम होगा और हमारा देश मजबूत होगा। स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह के कोर्सेज को और इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, स्पष्ट मत है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का। एक और जब आपने कार्यकाल संभाला या मुंबई पुलिस का कोई भी कमिश्नर कार्यकाल संभालता है, उसके सामने इन दिनों जिस तरह की परिस्थितियां बनती है वो प्रांतवाद को लेकर भी अक्सर वो निशाने पर आती हैं। तो एक आपके ऊपर ये बोझ भी होता है और कहते हैं उस पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात भी आती है, हालांकि इसे किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखो, जैसे मैंने कहा कि इस देश में किसी भी भारतीय को कहीं भी जाकर के रहने का, काम करने का अधिकार सबको, जिसको हम फंडामेंटल मौलिक अधिकार सब लोगों को है। कोई भी आदमी कहीं पर भी रह सकता है, उसको भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब हमारे संविधान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, पुलिस का, ये पुलिस वालों का भी ये कर्तव्य है। अगर ऐसा किसी के प्रति भेदभाव किया जाता है, किसी के प्रति पक्षपात होता है, किसी के प्रति कोई अत्याचार होता है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोगों का जो है हम संरक्षण दें, उनको सुरक्षा दें। ये राजनीतिक हस्तक्षेप वाली जब बात आती है तो कितना, जहां तक मैं कहता हूं कि मैं अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि इस बारे में कम से कम मैं एकदम स्पष्ट से, ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं, इस बारे में अपने ऊपर कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जी, बहुत बेहतर है कि राजनीतिक नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि अगर अधिकारी अपने स्तर पर काम कर रहा है तो उसे उसके ही स्तर पर काम करने देना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं ना कहीं मॉरल डाउन करता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब अपने स्तर पर आज आप देखें, शाम को देखें, सुबह कुछ होती है, सुबह से शाम होते होते, लेकिन कितने नंबर देना चाहेंगे मुंबई पुलिस को? अभी मैं आपको कहूंगा कि लॉ ऑर्डर के हिसाब से मुंबई पुलिस अभी काफ़ी ठीक है, और नंबर के हिसाब से तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा शहर है तो कोई ना कोई इस प्रकार की छोटी मोटी जो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम है वो रोज़ कुछ ना कुछ जो है, किसी का कोई अपनी डिमांड है, किसी का कोई मोर्चा निकालता है, कोई दूसरा कुछ काम करता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई शहर अभी सुरक्षित है और कायदा सुव्यवस्था के हिसाब से, लॉ ऑर्डर के हिसाब से भी सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में। एक हमारी बिरादरी के लोग, पत्रकार बिरादरी के लोग ग्रुपिज्म का बड़ा आरोप लगाते हैं मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र पुलिस पर, ये तो उसे अधिकारी लोग अपने तरीके से काउंटर भी करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर इसे किस तरह से कहेंगे? ग्रुपिज्म कहाँ पर? मतलब पुलिस के पुलिस अधिकारियों में। जी देखो, जहां तक मुंबई पुलिस की बात है, मुंबई पुलिस के बारे में बहुत ही मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं और ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जहां तक मैं देखता हूं इस समय मुंबई पुलिस के अंदर कोई भी ग्रुपिज्म नहीं है। सभी सीनियर अधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी एक टीम बनकर के काम कर रहे हैं। जी, जैसे ढुबली जी का इशू निकला था, ढुबली जी वाले इशू पर भी काफी वावेला मचा, राजनीतिक पार्टियों ने बड़े उसमें लीड ली, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। ये कैसे है, आपने कैसे? देखो, जहां तक वसंत डोबले का जो सवाल था, वसंत डोबले की जो
करने कार्य पद्धति थी उसके बारे में लोगों को ऑब्जेक्शन था। न केवल लोगों को ऑब्जेक्शन था, उसको मुझे भी इस बात का ऑब्जेक्शन था। मैंने भी उसको समझाया है कि ये कार्य करने की जो पद्धति है उसमें उसको बदलाव लाना चाहिए। इन चीज़ों के बाद समझिए अब आपका ये कार्यकाल, इसके बाद में कोई और जिम्मेदारी या आपकी लिखनी वगैरह कैसे चलती रहेगी? अभी तो आपको मालूम है कि मुंबई पुलिस के अंदर जो है इस समय इस पद पर रहते हुए अपने को समय नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लेखन तो मेरा एक बहुत ही प्रिय विषय है और मेरे काफ़ी अच्छी उसमें प्लान है कि मैं काफ़ी कुछ लिखना चाहता हूँ। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं लिखूंगा। वो कौन से प्रिय विषय होंगे जो? एक तो मैं इसी विषय पर एक किताब लिख रहा हूँ, जैसे आपको बताया था कि कम्युनल हार्मनी रूट्स वे इग्नोर्ड। देश के अंदर सौहार्द कैसे पैदा किया जाए, उसकी जो है मूलभूत बातें जो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो अपने को करना चाहिए। एक में पुस्तक जो लिखने का प्लान है कि जो पुलिस के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इसमें मेरा काम करना चाहता हूँ। मुंबई पुलिस कमिश्नर लोग जानना चाहते हैं, एक लोगों के लिए तो ये है कि एक सर्वोच्च पद है मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी के लिए, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां, उसकी अपनी दिनचर्या, कब सोते हैं, कब उठते हैं, जनता जानना चाहेगी कितने परेशान, क्योंकि उनकी सुरक्षा अगर आप करते हैं तो वो भी आप एक मानव भी तो हैं, एक इंसान भी तो है। ऐसा है कि जैसे आपको मालूम है ये पद जो है बहुत ही डिमांडिंग है, इसलिए जल्दी सवेरे से अपना काम शुरू हो जाता है, रात को देर तक चलता रहता है। लेकिन मैंने एक आदत बनाई है कि कैसा भी हो, कैसा भी क्राइसिस हो, उसमें भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के काम किया जाए, तो उससे खुद भी आदमी स्वस्थ रहता है। अगर तनावग्रस्त आदमी रहता है तो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता, और अपने लोगों को जो मार्गदर्शन करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। काम के बाद जाम की जहाँ तक बात है, तो मैं को थक जाता हूँ, ऐसा इस विषय का विचार भी मेरे दिमाग में नहीं आता। परमात्मा की दया से जो है मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, तो इसलिए थकावट की कोई बात नहीं। काम जितना है जितना हम कर सकते हैं और विदाउट तनाव रहित मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। यही चीजें अपने मातहतों तक भी पहुंचाएं कि लोगों तक, जब लोग, क्योंकि पहला अधिकारी किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई जाता है तो पहला अधिकारी उसे सब इंस्पेक्टर मिलता है, इंस्पेक्टर मिलते हैं, सीनियर पीआई मिलते हैं। वो एक तनाव, पुलिस पर तनाव के भी एक भूमिका रहती है कि उन पर बहुत तनाव है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है नीचे के लेवल के ऊपर जो है अंडर स्टाफ जैसे पुलिस है, काम बहुत ज्यादा है, ओवरवर्क काम है, ट्रेवल बहुत लंबा करना पड़ता है अपने लोगों को। बस में ट्रेवल करेंगे, ट्रेन में सफर करेंगे, तो उस हिसाब से उनकी समस्याएं सीनियर अधिकारियों के मुकाबले उनकी समस्याएं ज्यादा हैं। इसलिए हम लोगों ने उस बात पर ध्यान दिया है कि न केवल वे, उनके परिवार के सब लोगों का सबका मेडिकल चेकअप कराया जाए। सब लोग, ज्यादातर हम लोग जो है कोई योग की क्लासेज, दूसरे प्रकार की क्लासेज, अलग अलग तरह के उनके लिए, उनको जो है एक प्रकार से जिसको अवेयरनेस कह सकते हैं हम उसको, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। और काफ़ी क्लासेज हमारी साइमल्टेनियसली सिटी में, शहर में जगह जगह चालू है। और हम इस बात पर जोर देते हैं कि आदमी जहां तक हो सके तनाव से रहित होकर के काम करने की एक आदत बने। लेकिन ये व्यक्तिगत है, इसको केवल मात्र लेक्चर देने से बात नहीं बनती है। अपने को समझाना पड़ेगा कि भाई टेंशन अगर करोगे उससे अपने को नुकसान पहले है, डिपार्टमेंट को नुकसान बाद में होगा, या सोसाइटी को नुकसान बाद में होगा। तो पहले नुकसान अपने को होता है। इसलिए तनाव रहित काम करने की जो प्रक्रिया है, जो आदत है, वो अपने अंदर डालनी पड़ेगी। बार बार अपने को समझाना पड़ेगा। आदमी अगर अपने को समझाना लगे, दूसरे को टीच करना बड़ा सरल काम है, लेकिन अपने को टीच करना एक कठिन काम है। लेकिन अगर हम आदत डालें, सवेरे शाम सोचे कि भाई आज मैंने क्या गलती किया, मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊं। मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा कितनी बार मुझे गुस्सा आया, गुस्सा करने से क्या होता है, क्या मुझे नुकसान होता है। धीरे धीरे अगर हम इसको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मन को हम ट्रेन कर सकते हैं, मन को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। चलते चलते अपने अधिकारियों के लिए, अपने मातहत पुलिसकर्मियों के लिए, जो सिपाही से लेकर आपके जॉइंट सीपी तक, आपके यहाँ तक, और आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो मैं तो आपके माध्यम से सबको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जिसको भी पुलिस में काम करने का एक मौका मिला है, एक सौभाग्य मिला है, एक वर्दी पहनने का जो सौभाग्य मिला है, हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम लोग निभाए। लोग जो है, सारी पब्लिक जो है, सब समाज के सब लोग अपनी तरफ देखते हैं, इस वर्दी की तरफ देखते हैं। इसमें हम लोगों से बहुत अपेक्षा है। उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम लोग जितना भी दिल अपने मन से
अपनी जान लगाकर जितना अच्छे से समाज की हम सेवा कर पाएंगे, निश्चित रूप से लोग उसको याद रखेंगे। और मुझे लगता है कि सुरक्षा आज के ज़माने के अंदर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों के लिए है, और सुरक्षा की जिम्मेदारी क्योंकि पुलिस के लिए है, इसलिए पुलिस आज सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अपने देश के अंदर बन चुका है। और ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में काम करने का अगर अपने को मौका मिला है, हमको उस ईमानदारी से उसका काम हमको निभाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप आए, आपने चर्चा की, बहुत सारी बातें रही, बहुत सारी बातें छूटी हैं, फिर जरूर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, अपनी बातें रखते हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं